मित्रों, नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार में जो जाति जनगणना हुई थी और उसका परिणाम कल 2 अक्टूबर को जारी हुआ था, उसके फलाफल के बारे में और उसके फलितार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूँ व्यास जी। जाति जनगणना को लेकर काफ़ी शोर इन दिनों देश में मचा हुआ है। इंडिया ब्लॉक इस पर जोर दे रहा है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाए। बिहार इस मायने में अलग हट करके है क्योंकि बिहार में सभी पार्टियों ने निर्णय लिया कि वे केंद्र सरकार को कहेंगे और वो गए भी कहने के लिए, अनुरोध करने के लिए कि जाति जनगणना कराई जाए, कराने का आदेश दिया जाए। उन्हें कहा गया कि आप अपने प्रदेश में चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन बात इतना ही आसान नहीं रहा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रुप्स, समूह, जिनको लग रहा था कि जाति जनगणना से शायद उनको कुछ नुकसान हो, हालांकि सबने ही कहा कि समाज को नुकसान होगा, वे कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक भी लगा दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और वहाँ पर केंद्र सरकार ने कहा कि सेंसस यानी जनगणना तो केंद्र का विषय है, राज्य को तो अधिकार नहीं है। जो राज्य की सूची बनी हुई है उसमें राज्य को अधिकार नहीं है। चूँकि मामला राजनीतिक था इसलिए इसके अलग अर्थ निकाले गए कि शायद केंद्र सरकार नहीं चाहती कि जनगणना हो, जाति जनगणना हो, क्योंकि जनगणना जो 2021 में होनी थी उस जनगणना को भी अभी तक कहीं दूर तक सुगबुगाहट नहीं है। और यदि हम संसद में दिए गए बयानों को माने तो शायद 2025 के बाद जनगणना होने की संभावना बताई जाती है, जबकि जनगणना हर 10-10 वर्षों में होती थी। 2011 के बाद 21 में जनगणना होनी थी। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ही कहा कि आप इस मसले का निष्पादन करें और अंत में जनगणना हुई और जनगणना का जो परिणाम है, यानी जाति जनगणना का जो परिणाम है, वो सामने उभर करके सामने आया है। कुछ बातें जो पता चली हैं जनगणना के परिणाम स्वरूप, वो ये है कि बिहार में 215 से भी अधिक जातियां हैं। 215वीं जाति में अन्य कोई जाति शब्द है जिसमें भी अच्छे खासे लोगों की संख्या है और 214 तक तो विभिन्न जातियों के नाम दिए गए हैं। जो लोग नहीं जानते थे कि विभिन्न जातियां निवास करती हैं इस देश में या खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश में, उनके लिए एक तरीके का यह शोध का बहुत बड़ा विषय है कि आखिर जो इतनी जातियां निवास करती हैं उनकी ऐतिहासिकता क्या है, इतिहास में इतनी जातियां बनी क्यों। क्योंकि वर्ण तो, जहाँ तक हिंदू बिरादरी का सवाल है, मतावलंबियों का सवाल है, 4 ही वर्ण हुआ करते थे और बाद में एक अछूतों का वर्ग बनाया गया जो कहा गया कि अनार्य लोग हैं। तो इतनी जातियों में विभक्त हो गया ये 4 वर्ण। इसमें इसमें मुसलमान भी शामिल हैं, उनकी भी बहुत सारी जातियां हैं, और यदि उनकी कुछ जातियों को हटा दिया जाए तो लगभग 200 के आसपास बिहार में जातियां निवास करती हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ पता चली है कि हमारा समाज पूरी तरह से जातियों में विभक्त है। एक अच्छी बात भी हुई है धर्मों के सिलसिले में। हिंदू मतावलंबी, हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा लगभग 82 के आसपास हैं। जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनकी भी अच्छी खासी संख्या है, 19% के आसपास उनकी भी संख्या बैठती है। और बाकी बुद्धिज़्म को मानने वाले, जैनिज़्म को मानने वाले, सिख धर्म को मानने वाले कुछ लोग जिनकी संख्या लगभग 2000 के आसपास पड़ती है, उन्होंने कहा है कि मैं कोई धर्म नहीं मानता। अब कोई धर्म नहीं मानता, अब इससे समझ सकते हैं कि समाज में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो धार्मिक अंधविश्वास फैला हुआ है, जो धर्मों के बीच नफरत की खाई बढ़ती जा रही है। शायद उसको देख करके उन्होंने कहा कि हम कोई धर्म नहीं मानते। उन्होंने भी नहीं कहा कि नास्तिक हैं, क्योंकि नास्तिक होने का कोई कॉलम है नहीं। पूछा गया होगा कि आपका क्या धर्म, उनका मेरा कोई धर्म नहीं है, तो वे कोई धर्म नहीं के कॉलम में आ गए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है। हम नहीं जानते कि देश के पैमाने पर इस तरह का कैटेगराइजेशन कोई धर्म नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन बिहार में उस तरह के भी लोग मौजूद हैं। ये बात जो मोटे तौर पर लोग जानते थे वो उभर करके सामने आ गया है कि जिसको हम अति पिछड़ा वर्ग कहते हैं उसकी संख्या 36% के आसपास बैठती है। जिसको हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं उसकी संख्या 27% के आसपास आकर के बैठती है। और पिछड़ा वर्ग में सबसे ज़्यादा यादव जाति की आबादी है, उसके बाद कोरी जाति आती है और फिर कुर्मी जाति आती है। और ये तीनों बिहार के मामले में, बिहार के पूरे
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इनकी कुल संख्या मिला के लगभग 21-22% के आसपास बैठती है। 14 पॉइंट समथिंग यादव जाति के लोग हैं और 4 पॉइंट समथिंग कोरी जाति के लोग हैं, 2 पॉइंट समथिंग कुर्मी जाति के लोग हैं। और शेष जो ओबीसी होगा वो 27 में से आप 22 घटा लीजिए तो 5 में है। जो 36% अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं उसमें प्लेथोरा ऑफ कास्ट है, इतनी जातियां हैं। कुछ ऐसी जातियां इनमें बहुत कम कम लोग हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जिसमें ज़्यादा लोग हैं। तो इस प्रकार से पहले बिहार में माना जाता था कि पचपनिया जो ईबीसी है या जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसको लोग पचपनिया कहते थे, किंतु वो 55 नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उनकी संख्या है। जैसा मैंने कहा था कि 215 तो जातियों की का सर्वे हुआ है, जो अंतिम जाति कहती है कोई जाति नहीं, अन्य जाति, तो अन्य जाति में भी वो शामिल हो सकते हैं। तो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, कुछ लोग ज़्यादा होंगे, कुछ कम होंगे। अनुसूचित जाति के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े आए हुए हैं। जो रविदास कम्युनिटी जिसको कहा जाता है उनकी संख्या लगभग 5 पॉइंट समथिंग है, और जो पासवान होते हैं जिनको दुसाध भी कुछ एरिया में कहा जाता है उनकी संख्या भी 5 पॉइंट समथिंग है, बट सबसे ज़्यादा रविदास हैं, उसके बाद थोड़ा सा कम ये पासवान लोग हैं, और उसके बाद काफ़ी नीचे जाके 3% के आसपास मुसहर कम्युनिटी है, जो सबसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है, सबसे गरीब कम्युनिटी होती है, माझी मुसहर लिखते हैं। और फिर पासी कम्युनिटी भी है, उसकी भी संख्या। तो 4 में अनुसूचित जाति का जो लगभग 19% उनका आंकड़ा जो बैठता है वो इसमें शामिल हो जाता है, और बाकी वो छोटी छोटी जातियाँ मिल करके निर्माण करती हैं। अनुसूचित जाति का जो पूरा कैटेगरी है उसका निर्माण करती है। जनजाति, जो कि झारखंड से बिहार का बंटवारा हो गया था, तो जनजाति का क्षेत्र झारखंड में चला गया, इसलिए 1 पॉइंट समथिंग जनजाति हम बची हुई, जो छिटफुट कैमूर में, कुछ पूर्णिया में, कुछ जमुई में, इस तरह के कुछ इलाकों में मौजूद है। सवर्णों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा आया है, जिसको हम अनरिजर्व कैटेगरी कहते हैं। जो आरक्षण का फार्मूला है उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिला के हैं, लगभग 15%, 15 पॉइंट समथिंग उनका है, बैठता है। लेकिन जिसे हम हिंदू सवर्ण कहते हैं और जिनको माना जाता रहा है, अगर आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें तो माना जाता रहा है कि राजा हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, देवता हुआ करते थे, और यही लोग शासन किया करते थे। यही जो चतुर्वर्ण है उसमें 3 वर्ण तो इन्हीं का है। इसमें वैश्य भी आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बिहार में वैश्य कम्युनिटी संभवतया, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तो ओबीसी में आती है, इसलिए उनको अगर हटा भी देते हैं तो ये 4 जातियाँ हैं, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ। ये कुल मिला के लगभग 10.5% के आसपास इनकी आबादी बैठती है, और बाकी सब शेख, पठान, जो मुस्लिम समुदायों के जो बड़ी जातियाँ मानी जाती हैं उसमें शामिल है। तो बहुत स्पष्ट हो गया है कि जिसको सवर्ण कहा जाता है वो मात्र 10.5% बिहार में है। अब हम लोग समझें कि इन सबका फलितार्थ देश के पैमाने पर या बिहार के पैमाने पर भी क्या होने जा रहा है। मैं 2 बिंदुओं को रखूँगा। पहला तो राजनीतिक बिंदु है, और दूसरा बिंदु जो है सो विकासात्मक बिंदु है। क्योंकि मैं ज़्यादा विकासात्मक बिंदु पर चर्चा करना चाहूँगा, राजनीतिक बिंदु मैं बाद में आऊँगा। तो विकासात्मक बिंदु यह है कि यदि इस जाति जनगणना के साथ सामाजिक आर्थिक जो सर्वे कराया गया है उसके आंकड़े अगर रखे जाएंगे तो ज्ञात हो जाएगा कि किस जाति में गरीबों की स्थिति क्या है। गरीबों से आशय है जो बिल्कुल भूमिहीन होंगे, या जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, यानी जो मार्जिनल फार्मर्स होंगे और स्मॉल फार्मर्स होंगे। क्योंकि बिहार ने ज़मींदारी सिस्टम के समय ही देखा था किस प्रकार से ज़मीनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बंटवारा है, वो बहुत ही अनइवन था। ये मानने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए, और बहुत बड़े पैमाने पर भूमि संघर्ष भी चले हैं, चाहे समाजवादियों की बात करें, चाहे कम्युनिस्टों की बात करें, या तो पूरा नक्सल मूवमेंट भूमि पर केंद्रित था, भूमि के बंटवारे के सवाल को लेकर केंद्रित था। इन बाद में जो जिसको हम ओबीसी कहते हैं, जो मध्य जातियाँ हैं, उनमें समृद्धि आई, और उन्होंने सवर्णों से बहुत सारी ज़मीनें खरीदी भी हैं, उनके पास भी कुछ ज़मीनें हो सकती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं, गृहविहीन की श्रेणी में आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपना मकान नहीं है। तो इस सब चीज़ों का पता चलेगा। अन्य सुविधाएं नहीं हैं तो उनका पता चलेगा।
तो विकास के लिए यदि नीतियां बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो बिल्कुल तय हो जाएगा कि किन समुदायों के लिए उनकी आबादी कहाँ कहाँ है और हमें कैसी विकासात्मक नीतियां बनानी चाहिए। अगर मुझे पॉलिसी बनाना हो तो निश्चित तौर से जो गरीब किसान होगा, जो मार्जिनल किसान होगा और जिसकी आमदनी का मुख्य जरिया वही होगा, जो मजदूर होगा जिसकी आमदनी का मुख्य जरिया गाँव में लोगों के खेतों में काम करना या छोटे मोटे जो सरकार के काम होते हैं या निजी क्षेत्रों के जो काम होते हैं जिसको हम एग्रेरियन लेबर कहते हैं, उसके आधार पर जिनकी आजीविका चलती है, उनके लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनाई जा सकती हैं। नीतियां तो हैं, लेकिन उन नीतियों को फोकस तरीके से कहाँ पर लागू करना है, ये बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात आ सकती है। सामाजिक आर्थिक जो गणना हुई है उसके आंकड़ों के विश्लेषण के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे और प्रशासन इस निष्कर्ष पर पहुंच सकेगा कि हम कैसी नीतियां बनाएं। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा कि जो सरकार होगी, जो सत्ताधारी वर्ग होगा, उसकी प्रायोरिटी क्या है। मैंने कहा कि बिहार में काफ़ी भूमि संघर्ष चले थे, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि भूमि संघर्ष के बाद जब जमींदारी एबोल्यूशन हो गया, भूमि सुधार अधिनियम हो गए और फिर सीलिंग एक्ट आए और सीलिंग एक्ट में बहुत सारे लूपहोल भी डाले गए थे, वो कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, इसी तरह की स्थितियाँ बनती आ रही, लेकिन फिर भी भूमि सुधार प्रशासन के एजेंडा का पार्ट था। पिछले 20-30 सालों से मैं देख रहा हूँ बिहार में कि भूमि सुधार किसी भी सरकार का, यहाँ तक जो अभी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अभी जो जाति जनगणना के पक्ष में बहुत बड़े पुरोधा लोग माने जाते हैं, उनके भी एजेंडा में भूमि सुधार नहीं रहा है। उनके भी एजेंडा में मजदूरों को उनका हक मिले, यह बात नहीं रही है। न्यूनतम मजदूरी बढ़ती जरूर है, लेकिन उस न्यूनतम मजदूरी का अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक से, ये प्रायोरिटी का पार्ट नहीं है। यदि कोई अधिकारी उस विभाग में रह करके और ऐसा कोशिश करता है तो उसे अकेले कोशिश करनी पड़ती है। उसका समर्थन सरकार की ओर से मिल ही जाए कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यदि दबाव पड़ेगा कि सामाजिक आर्थिक आंकड़े आ गए हैं, उसके आधार पर नीतियाँ बिल्कुल फोकस तरीके से ऐसी बनाई जाएँ कि जो लोग काफ़ी पीछे हैं, जिस सोपान में काफ़ी पीछे हैं, उन्हें आगे उठाने के लिए नीतियाँ बनाने का यदि दबाव होगा तो निश्चित तौर से उसका फ़ायदा गरीब लोगों को निश्चित तौर से मिलना शुरू हो जाएगा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना का मकसद समाज को बांटना कभी नहीं होना चाहिए। उसका मकसद होना चाहिए जो असमानता है, जो आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी है, जो औरत मर्द के बीच की गैर बराबरी है, जो समाज में पैदा हुई गैर बराबरी, उस गैर बराबरी को दूर किया जाए। यह नहीं हो सकता कि किन्हीं के पास संसाधन नहीं हो, संसाधन विहीन हो, और किन्हीं के पास संसाधन बहुत ज़्यादा हो। मैं नहीं कहता कि जिनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा हो उसको छीन लिया जाए, परंतु मैं ज़रूर कहता हूँ कि सरकार का जो हस्तक्षेप है वो संसाधन विहीन लोगों के पक्ष में ज़्यादा होना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो भी सार्थक कदम है वो कदम उठाना चाहिए। तो विकासात्मक रूप से मुझे लगता है कि यह चीज़ जब सामाजिक आर्थिक जो आंकड़े आ जाएंगे, उनके साथ जब विश्लेषण होगा तो यह बातें उभर करके सामने आएंगी और लोगों का दबाव भी बढ़ेगा। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि लोगों का दबाव बढ़ाने के लिए जो ग्रास रूट पर काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनको कोशिश करनी पड़ेगी, इन आंकड़ों का उनके लिए उपयोग करना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल मैं जहानाबाद में था, जिला है बिहार का, और 31 मार्च हमने ऑर्गेनाइज किया था। एक संगठन से मैं जुड़ा हुआ जो ग्रास रूट पर काम करता है। जब हम लोग 5 किलोमीटर का वो मार्च था, जब आगे बढ़ रहे थे, एक जगह पहुँचे जहाँ पे दलित समुदायों के लोग रहते थे। उन्होंने कहा कि जिस सड़क के किनारे वो बसे हुए हैं, 60-70 साल से बसे हुए हैं, उन्होंने कहा कि उस सड़क के चौड़ीकरण के लिए उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, इनको बसाने की कोई योजना उनको नहीं बताई गई है। और वो कुछ महिलाएं रो रही थी। और मैंने कहा कि रो मत, मैं कोशिश करता हूँ, चूँकि मैं प्रशासन में रहा हूँ और यहाँ के जिलाधिकारी के बारे में समझती कि बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, तो मैंने उनको मैसेज दिया और उन्होंने तुरंत कहा कि मैंने अपने पदाधिकारियों को कहा है। और मैंने उन्हें बताया कि देखो, जब मैं स्वयं रेवेन्यू का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, उसी समय भूमिहीनों को 5 डेसिमल ज़मीन मिलनी चाहिए, इसका मंत्रिमंडल से आदेश करा करके, अप्रूवल करा करके मेरे ही हस्ताक्षर से पत्र निकला हुआ है।
इसलिए उसके अनुसार इन लोगों को मिलना चाहिए। अगर आप इनके घरों को इस आधार पर तोड़ रहे हो कि सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए तो होना चाहिए, लेकिन इनको बसाना चाहिए, मनुष्य हैं। और मुझे खुशी है कि जिलाधिकारी ने कहा कि उस दिशा में लगे हुए हैं। फिर भी मैंने ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस में मैं काम कर रहा हूँ, मैंने उन साथियों को कहा है कि आप प्रशासन के ऊपर दबाव बनाइए, क्योंकि बिना दबाव के कई बार ऐसा देखा जाता है जो निचले स्तर के बहुत सारे पदाधिकारी हैं वो उतने संवेदनशील नहीं होते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को हम इस जाति जनगणना के साथ जोड़ेंगे तो जो ग्रास रूट पर काम करने वाले संगठन हैं, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करने वाली शक्तियां हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों का काम बढ़ेगा और उन्हें निश्चित तौर से गैर बराबरी दूर करने के लिए, चाहे आर्थिक गैर बराबरी हो चाहे सामाजिक गैर बराबरी हो, उसके लिए ज़बरदस्त ढंग से काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। और जहाँ तक इस काम का सवाल है, इसमें उनको सरकारों पर भी, प्रशासन और सरकारों पर भी दबाव डालना पड़ेगा। ये उनको एक अवसर भी मिलेगा काम करने के बारे में, और जो चाहते हैं, जो सपना वो देखते हैं, उस सपने के फुलफिलमेंट का भी अवसर उनको मिलेगा। क्योंकि हमारे संविधान में न्याय की बात कही गई है, समानता की बात कही गई है, स्वतंत्रता की बात कही गई है, ये चीज़ें उससे उभर करके सामने आएंगी। जो पीडीएस है वो पीडीएस हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे इलाकों में नहीं हो जहाँ पे गरीब जातियों के लोग रहते हो या गरीब लोग रहते हो विभिन्न जातियों में। तो मुझे लगता है कि यह भी विकासात्मक को ही हम इसमें रख दें तो यह जो है सो नीतियाँ बनाने में या डिस्ट्रीब्यूट करने में हो सकता है। स्कूलिंग सिस्टम भी, तो स्कूल मैपिंग में उसमें मदद मिलेगी। हेल्थ सिस्टम भी हो सकता है इस तरीके से स्केटर्ड हो, उन गरीब क्षेत्रों में नहीं हो, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा, यदि इन दो चीज़ों को हम बढ़िया ढंग से दुरुस्त कर दें गरीबों के लिए, तो बिल्कुल अमर्त्य सेन हो अथवा कोई भी बड़ा अर्थशास्त्री हो, जहाँ ड्रेज ने भी इस बात को कहा हुआ है और अमर्त्य सेन के साथ ही कहा हुआ है कि शिक्षा और स्वास्थ्य यदि ठीक हो जाए तो गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने में मदद मिलती है। तो इन आंकड़ों को सामाजिक आर्थिक आंकड़ों के साथ जोड़ करके मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मौका रहा है। और जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो समाज को बदलना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ थोड़ी तड़प है, कुछ आग है, उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन मौका उससे आ जाएगा। इसके राजनीतिक पक्ष में मुझे लगता है कि जो 50% आरक्षण की जो सीमा केंद्र सरकार की नौकरियों में या राज्य सरकार की नौकरियों में कई जगह रखी गई है, अगर ऐसी ही जनगणना पूरे देश भर में होगी और जिसकी मांग जोर पकड़ेगी, चूँकि इंडिया ब्लॉक के जो पार्टीज़ हैं उन्होंने कहा है, और शायद 2024 के चुनाव में ये मुख्य मुद्दा होगा और देश की भी स्थिति इसी प्रकार से एक्सरे करके सामने आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है उसकी मांग भी जोर पकड़ेगी इस बिहार के कारण। तो बिहार ने एक रास्ता दिखाया, बिहार ने एक रास्ता दिखलाया और उस रास्ते पर बाकी लोग चलेंगे। परंतु बिहार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके आधार पर ये संभावना बनती है राजनीतिक रूप से कि पहले तो नौकरियों में जो आरक्षण की सीमा इंदिरा साहनी केस में 50% है, उसको बढ़ाने की बात आएगी। दूसरी बात आएगी कि साहब जो 10% EWS में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, केवल सवर्णों को रखा गया है, वो मामला टूटेगा, क्योंकि आपकी आबादी 10.5% है और यदि अनरिजर्व को जोड़ दिया जाए तो 15% आपकी आबादी बैठती है। आपको 10% EWS के नाम से आरक्षण मिल गया, तो इस चीज़ की चुनौती जरूर मिलेगी, मुझे ऐसे लगता है, और बहुत सारे विद्वान इस बात को कह रहे हैं। अगला जो इसका राजनीतिक पक्ष है कि विभिन्न राजनीतिक दलों पर भी दबाव पड़ेगा कि आप विभिन्न जाति समूहों से टिकट दीजिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, खास जातियों का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, अन्य सभी का होना चाहिए। ये बात भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझना पड़ेगा और उनके ऊपर इसका भी जोर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक इसके पहलू हो गए और विकासात्मक पहलू हो गए, और इसलिए इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। और एक और बात है, जो OBC महिलाओं को आरक्षण देने के बाद संसद विधानसभाओं में हो रही थी, वह जोर पकड़ेगी। अब कोई नहीं कह सकता कि नहीं हम नहीं देंगे, ये बहुत जोर पकड़ेगी और महिला संगठनों को शायद इसमें आगे आना पड़ेगा। तो मित्रों, मेरी समझ इतनी बनती है। अगर आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आए तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।